हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में ईडी ने क्या कहा है, क्योंकि ईडी तमिलनाडु में एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट योर ईडी क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स। और ये बड़ी स्टर्न वार्निंग है, दैट इज ईडी इज क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स वायलेटिंग फेडरल स्ट्रक्चर। तो पहली चीज तो हम ये जानेंगे कि ये केस क्या है। वहां पे ईडी 1000 करोड़ का एक स्कैम बता रही है और इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो पहली चीज तो ये है कि वो केस क्या है, उसके बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा, ईडी अपने आप में एक कैसी संस्था है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल स्टैट्यूटरी पोजीशन क्या है, ईडी की फंक्शनिंग कैसे होती है, उसकी फंक्शनिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम देखेंगे और उसकी सक्सेस भी देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ऐसा है कि आपका यूपीएससी जीएस पेपर 2 में पॉलिटी वाले सेक्शन में जो फेडरलिज्म वाला टॉपिक है, एक तो वहां पे काम का बनेगा और दूसरा बनेगा आपका रेगुलेटरी बॉडीज से रिलेटेड। तो दो जगह यहां से क्वेश्चन आ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दैट योर ईडी इज क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स and accusing the central agency that its probe against the Tamil Nadu's state-run liquor corporation, TASMAC। हम TASMAC के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये TASMAC है क्या, in the name of money laundering। पहली चीज उन्होंने ये पूछी कि किस तरीके से आपकी जो ईडी जो एक एजेंसी है उसने एक कॉर्पोरेशन के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल कर दिया, मतलब और वो भी पूरे कॉर्पोरेशन के खिलाफ। ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहां पे बहुत सारे अभी सवाल के जवाब आना बाकी हैं। देख लो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दिस वाज द एग्जैक्ट लैंग्वेज यूज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, दैट हाउ कैन दिस ऑफेंस बी अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन, अ क्रिमिनल मैटर अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन, योर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स। और इसके पहले डीएम के लेड जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया। लेकिन एक चीज याद रखने की है कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो ईडी की प्रोसीडिंग थी उस पर रोक नहीं लगाई थी, उन्होंने कहा था कि इसको चलने दो। तो ये भी चीज हमें याद रखनी है। अब टेस्मैक क्या है उसको भी देखते हैं। तो इतना समझ सकते हैं कि एक स्टेट कॉर्पोरेशन है टेस्मैक, जो कि लिकर रिलेटेड सारी पॉलिसी भी बनाता है और सारे वेंडिंग ट्रांसपोर्टेशन सारी चीजें करता है। ठीक है, स्टेट रन लिकर मोनोपोली इन तमिलनाडु। ठीक है, ईडी इज इन्वेस्टिगेटिंग क्लेम्स ऑफ लार्ज स्केल करप्शन। कितना 1000 करोड़ का करप्शन का एलिगेशन लगे हैं टेस्मैक पे। टेस्मैक एस्टैब्लिश्ड इन 1983, ऑपरेटिंग 4700 रिटेल आउटलेट्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू नियरली 45,000 करोड़ एनुअली। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि स्टेट रन कॉर्पोरेशन है जिसकी मोनोपोली है लिकर रिलेटेड एस्पेक्ट पे पूरे तमिलनाडु में। ये है टेस्मैक। अब टेस्मैक पे आरोप क्या क्या लगे हैं वो देख लेते हैं। पहला है फेक परचेसेस रिकॉर्ड एंड इन्फ्लेटेड कॉस्ट। और ऐसा नहीं है, मैंने यहां पे ये भी बताया है कि किन किन ने आरोप लगाए हैं। कंपनीज लाइक देवी बोटल्स, क्रिस्टल बोटल्स एंड GLR होल्डिंग्स। ठीक है, तो पहला तो है फेक परचेसेस रिकॉर्ड एंड इन्फ्लेटेड कॉस्ट। तो यहां से ओवरऑल आरोप कितने का है? 1000 करोड़ का। तो एक तो ये चीज है। दूसरा है किकबैक्स फॉर सप्लाई। लिकर मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूडिंग डिस्टिलरीज लाइक SNJ, कैल्स, अकॉर्ड, SAIFL and Shiva Distillery alleged that the paid bribes to the TASMAC officials to secure inflated supply order। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा टेंडर मैनिपुलेशन का इशू है और चौथा अनअकाउंटेड कैश ट्रांजैक्शन का है, लिंक्स टू पॉलिटिशियंस लाइक वी सेंथिल बालाजी। और यहां पे सेंथिल बालाजी के खिलाफ ऑलरेडी यहां पे बहुत सारे ऐसे आरोप लगे हुए हैं। किसी ने इनको यह भी कहा है दैट ही इज लेबल्ड एज द किंग पिन ऑफ द स्कैम। समझ में आया? तो टेस्मैक क्या है वो हमने देख लिया। टेस्मैक पे आरोप क्या है और ये आरोप क्यों लगे हैं, ये सारी बातें अब हमने देख ली। तो ये तो हो गया केस से रिलेटेड चीजें। एक और चीज कि जब से ईडी ने प्रोसीडिंग स्टार्ट की है ये हुआ वहां पे। ये भी रिपोर्ट लेटेस्ट रिपोर्ट है, देख सकते हैं। आफ्टर ईडी प्रॉब टिपलर्स रिजॉइस, टेस्मैक शेड्स वेंडर फेवरेटिज्म। आप समझ चुके हैं कि मतलब कुछ ना कुछ तो ईडी की जो कार्रवाई है उसका इफेक्ट दिखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था न्यूज। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी जो है वो करता क्या है, वो करंट अफेयर्स से ज्यादा फोकस करता है किस पे? कॉन्टेक्स्ट अफेयर पे। तो अब हमारा करंट अफेयर तो हो गया, अब हम कॉन्टेक्स्ट पे जाते हैं।
अब कॉन्टेक्स्ट में पहली चीज तो पढ़ेंगे कि ईडी क्या है। तो ईडी क्या है भाई, ईडी 1956 में बना एनफोर्समेंट यूनिट के फॉर्म में अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, अंडर द फॉरेन रेगुलेशन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा एक्ट के तहत इसको बनाया था, एनफोर्समेंट यूनिट नाम था। बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया, ईडी कर दिया इन 1957 और ट्रांसफर कर दिया इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और अभी किसके अंडर काम करता है, करंटली ऑपरेट्स एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये चीज प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है कि ईडी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। सो ईडी इज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी फंक्शनिंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो पहली चीज जो, अब यही चीज कंट्रोवर्सी बनेगी आगे, क्यों, क्योंकि ईडी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसकी ऑटोनॉमी पे सवाल उठता है और उठता ही है। हम देखते हैं क्यों, क्योंकि इसकी पावर कहीं से डिराइव ही नहीं होती है ना तो किसी पर्टिकुलर लॉ से डिराइव होती है, ना कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होती है, और जो फंक्शनिंग है वो भी ये बताती है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बायसनेस तो है, ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट को टारगेट किया जा रहा है, उसके भी सारे एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये तो हो गया ईडी का स्ट्रक्चर। इसके अलावा और क्या है, ये फाइनेंशियल क्राइम्स पे फोकस करती है, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉ। ठीक है, तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स या फाइनेंशियल क्राइम इसका मेन जुरिस्डिक्शन है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को ये देखती है, जो कि एक सिविल लॉ है, वेयर ईडी इन्वेस्टिगेट एंड इंपोज पेनल्टीज फॉर कॉन्ट्रावेंशन। देन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एक क्रिमिनल लॉ है जो ईडी को एम्पावर करता है टू इन्वेस्टिगेट मनी लॉन्ड्रिंग। देन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, जैसे विजय माल्या को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया हुआ है, उसके तहत। और लास्ट में है कोफे-पोसा एक्ट के तहत भी ईडी प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस फॉर फेमा वायलेशन। ठीक है, तो ऐसे 4 लॉ हैं जो ईडी को एम्पावर करते हैं टू प्रिवेंट एंड इन्वेस्टिगेट फाइनेंशियल क्राइम्स। कौन कौन से हैं, पहला फेमा, दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तीसरा FEOA फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, एंड द लास्ट वन इज कोफे-पोसा एक्ट। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद ये देख सकते हैं 12,000 करोड़ जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉड केस, ईडी कंडक्ट सर्चेज एट 15 लोकेशन इन दिल्ली NCR केस 23 मई। ठीक है, तो आप लगातार ईडी न्यूज में है तो उसके बारे में सभी जान लेते हैं। ईडी कब बना, हमने देख लिया, एनफोर्समेंट यूनिट के फॉर्म में बना, ईडी में कन्वर्ट हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन कौन से एक्ट के तहत पावर मिलती है वो हमने देख लिया। स्ट्रक्चर क्या है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ठीक है, अंडर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और 5 रीजनल ऑफिस है, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली, हेडेड बाय स्पेशल डायरेक्टर। जो डायरेक्टर है उसका 2 ईयर का टेन्योर फिक्स रहता है विद प्रोविजन अप टू 3 ईयर एनुअल एक्सटेंशन। तो एनुअल एक्सटेंशन हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 5 साल का टेन्योर हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सीबीआई एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट्स डायरेक्टर कैन हैव मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 5 ईयर, सुप्रीम कोर्ट। तो 2 साल का टेन्योर होता है, 3 साल का एक्सटेंशन ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो कि प्रीलिम्स में काम आ सकती है। अब आते हैं कि ईडी को लेकर के क्या क्या इशू है। जैसे कि आपने सुना ही होगा, पॉलिटिकल बायसनेस है, ऑटोनॉमी नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है। वो क्यों नहीं है उसका कारण भी आपने देख लिया कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन से कोई स्टेटस नहीं मिला है, पर्टिकुलर लॉ से कोई स्टेटस नहीं मिला है, तो इंडिपेंडेंस का इशू होगा, ऑटोनॉमी का इशू होगा। दूसरा, आपने ज्यादातर मामलों में सुना होगा कि ईडी वहां फंक्शन कर रही है जहां पर ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट है। तो ऑपोजिशन का हमेशा ये एलिगेशन ईडी पे रहा है कि ईडी सिर्फ ऑपोजिशन जो पार्टी के लीडर हैं उनको टारगेट कर रही है। तो ये 2 चीज तो है ही। फिर ट्रांसपेरेंसी के कुछ इश्यूज हैं, कुछ इश्यूज हैं कि ईडी अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर के भी काम कर रही है, वो सारा देखते हैं। जैसे कि बीजेपी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस क्लेम्स ईडी ओवर 2 कन्विक्शंस इन 193 पॉलिटिकल केसेस सिंस 2015। एक जो कन्विक्शन रेट है वो भी ईडी का कम है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप सिर्फ सामने वाले को हैरेस करना चाहते हो, ये भी एलिगेशन है। चुनाव के टाइम पे ईडी सक्रिय हो जाती है, ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट में जाती है, वहां के जो इंपॉर्टेंट लीडर है उनके खिलाफ कार्यवाही करती है।
ठीक है, तो वो सारे एलिगेशन अब हम समझते हैं कि इश्यूज क्या है। पहला, लो कन्विक्शन रेट। Since 2005, ED has registered 5906 cases but disposed of only 25. कन्विक्शन रेट कितना है? बहुत कम है यार। कन्विक्शन रेट इतना नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं फंक्शनिंग में इशू तो है। तो एक तो कन्विक्शन रेट का इशू हो गया, दूसरा है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ईडी में जो एफआईआर फाइल होती है उसे कहा जाता है एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ECIR, इक्विवेलेंट टू एफआईआर, एंड इट इज ट्रीटेड एज ए इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट शेयर्ड विद द अक्यूज्ड। एक ये भी बहुत बड़ा इशू है कि ECIR किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का इशू, एलिगेशन ऑफ पॉलिटिकल बायसनेस। जैसा कि मैंने कहा कि ऑपोजिशन हमेशा आरोप लगाता है और वो आरोप बेबुनियाद है भी नहीं। मैं आपको बहुत सारे ऐसे केसेस दिखाऊंगा अभी। 85% ऑफ द केसेस इन्वॉल्विंग पॉलिटिशियंस वर अगेंस्ट द ऑपोजिशन फिगर्स, चाहे वो पी चिदंबरम हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, हेमंत सोरेन हो, सब हो। ब्राइबरी एलिगेशन अगेंस्ट ED ऑफिशियल इन शॉर्ट आर्म फॉर द ऑपोजिशन पार्टी इन द केरला। हाउ opposition is devising a new strategy to counter the enforcement directorate। क्यों? क्योंकि opposition ruled state में ही हो रहा है ना ज्यादा। Then overreach of the power, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है कि ED अपने पावर से बाहर जाके चीजें इन्वेस्टिगेट कर रही है। काम क्या है इनका? फाइनेंशियल क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रोकना। लेकिन और अपने सुप्रीम कोर्ट इन 2025 क्रिटिसाइज द ED फॉर ओवरस्टेपिंग इट्स जुरिसडिक्शन, पर्टिकुलरली इन द स्टेट रन प्रोग्राम तमिलनाडु के PDS सिस्टम में जाकर के इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, जो कि स्टेट का सब्जेक्ट है। एक और इशू हो गया, लैक ऑफ स्टैट्यूटरी बैकिंग, बता ही दिया मैंने। एलिगेशन ऑफ हैरेसमेंट लाइक प्रोलॉन्ग्ड इन्वेस्टिगेशन एंड एग्रेसिव टैक्टिक्स सच एज रेड्स एंड प्रॉपर्टी सर्चेस। लेकिन होता क्या है? कन्विक्शन रेट कितना है? 0.42। वो सबसे बड़ा इशू है। हाउ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज बिकम एन एक्सेसिव डायरेक्टरेट। ठीक है, अब आते हैं कि ईडी की फंक्शनिंग में इशू है। क्यों है वो हमने देखा। ईडी की फंक्शनिंग की वजह से फेडरल हार्मनी पे दिक्कत हो रही है। क्या क्या दिक्कत है उसको भी समझ लेते हैं। अब देखो, यहां से आप 2-3 क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। एक तो ईडी की स्पेसिफिक फंक्शनिंग से रिलेटेड आपका हो गया। अब ईडी और फेडरल सिस्टम दोनों को जोड़ के देखें। वल्नरेबल टू क्रिटिसिज्म ऑन द ईडी एंड द पॉसिबल वायलेशन ऑफ फेडरल प्रिंसिपल। कैसे? एनक्रोचमेंट ऑन स्टेट जुरिसडिक्शन। ऐसा बोला जा रहा है कि ईडी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में भी घुस रहा है, वहां पे एनक्रोच करने की कोशिश कर रहा है। ED's investigation into state-run programs or state leader are seen as a overreach, violating federal principle of state autonomy। दूसरा तो मैंने बता ही दिया, opposition ruled state को टारगेट किया जाता है, लाइक तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल। कर्नाटक हाई कोर्ट डिक्लेयर्स एक्शंस ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर अगेंस्ट फॉर्मर मुदा कमिश्नर नतेश एज अनवारंटेड, इलीगल एंड अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। तो दूसरा फेडरल हार्मनी के लिए। तीसरा, MHA grants ED sanction to prosecute अरविंद केजरीवाल in excise policy दिल्ली। आप सब जानते हो कि इसमें क्या हुआ था। अगला, probe against ED's big accusation against सोनिया गांधी in नेशनल हेराल्ड केस। ये अभी की न्यूज है जो अभी बनी हुई है, आज ही ये न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है? लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न, ED's expanded role beyond its original mandate। क्या है? फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन इनटू स्टेट स्कीम्स, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न है। एंड सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट ईडीज एक्शन इन ऑर्डिनरी क्राइम वायलेट्स इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर इज द स्टेट सब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं ईडी की फंक्शनिंग फेडरल हार्मनी को, फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करती हुई यहां पे दिखती है। समझे? रेवंत रेड्डीज नेम इन नेशनल हेराल्ड चार्जशीट एक्सपोजेस करप्शन, KTR। ऑपोजिशन को तो मौका मिल जाता है, अब वहां पे भी ऑपोजिशन ने ये बोल दिया कि नहीं, ये तो पॉलिटिकल फायदा उठाया जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि ईडी की फंक्शनिंग में क्या इशू है, और ईडी की ऐसी फंक्शनिंग की वजह से जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें क्या दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद देखा जाए एग्जाम्पल। अब देखो, ईडी की हमने बहुत सारी बुराइयां कर दी, लेकिन यार एग्जाम में ना हमें थोड़ा सा एक अच्छा आंसर लिखने के लिए ईडी के बारे में कुछ बताना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ईडी ने सिर्फ बुरे काम किए हैं। हम एग्जाम लिख रहे हैं तो उसमें हमारा व्यू बायस्ड नहीं दिखना चाहिए। उसको लगेगा कि इसने सिर्फ द हिंदू पढ़ के लिख दिया है पूरा, है ना। ऐसा नहीं है, ईडी के कुछ सक्सेसेस भी हैं, है ना।
पहला, विजय माल्या claims that ED and bank recovered twice the debt owed. Okay, so to seek relief. विजय माल्या ने कहा कि जितना पैसा चुरा के मैं भागा था ना, उससे ज्यादा ईडी मुझसे कब से वसूल चुकी है। देख लो यहां पे, Vijay Mallya for money laundering and defaulting on the loans worth of 9,000 crore from 17 banks. The agency alleged Vijay Mallya siphoned off loan funds to offshore account, violating FEMA and PMLA. ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली 12,000 करोड़ की, declared Vijay Mallya fugitive economic offender, and now ED is collaborating with the UK authority for his extradition, leading to the significant progress in bringing him back to India for prosecution. पहली चीज। दूसरा, नीरव मोदी के केस में भी ईडी का परफॉर्मेंस बढ़िया है। ईडी प्रॉब्ड नीरव मोदी एंड हिज अंकल मेहुल चोकसी फॉर ऑर्केस्ट्रेटिंग 14,000 करोड़ फ्रॉड। ठीक है, लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग जो पंजाब नेशनल बैंक वाला इन लोगों ने स्कैम किया था। ईडी ने अभी तक इतना प्रॉपर्टी तो अटैच कर लिया है। डिक्लेयर्ड नीरव मोदी एज ए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एंड रिकवर्ड 1052 करोड़ बाय ऑक्शनिंग सीज्ड एसेट। यूके हाई कोर्ट रिजेक्टेड नीरव मोदीज बेल कीपिंग इन माइंड द शेयर क्वांटम ऑफ फ्रॉड। ईडी तो हो सकता है कि नीरव मोदी को वापस और विजय माल्या को वापस इंडिया ले आए ईडी। मतलब ईडी की फंक्शनिंग पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप कर नहीं सकते हो। ठीक है, इसके अलावा डेटरेंस है। ईडी की जो फंक्शनिंग है वो इकोनॉमिक क्राइम को डेटर करती है ना, डेटरेंट इफेक्ट, डिस्करेजिंग इकोनॉमिक ऑफेंडर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेटिंग इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम। एसेट रिकवरी, ऐसा बताया जा रहा है कि ईडी ने ये रही रिपोर्ट, 1.5 लाख करोड़ एसेट अटैच्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट टिल 2024। बहुत अमाउंट ईडी ने कमा लिया है। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, इंटरपोल, एफएटीएफ, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ में भी ईडी कोलैबोरेट करती है। और पॉलिसी रिफॉर्म, ईडीज इन्वेस्टिगेशंस हैव प्रॉम्प्टेड स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस सच एज अमेंडमेंट टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड सेबी गाइडलाइन एनहेंसिंग फाइनेंशियल ओवरसाइट। समझे आप बात को? तो हमने क्या किया है, एक न्यूज आइटम से पहले तो न्यूज आइटम को समझा कि भाई न्यूज में हुआ क्या है, वहां पे चल क्या रहा है, वो देख लिया। इसके बाद आए हम ईडी पे। तो ईडी को हमने प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर किया कि ईडी है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं। ठीक है, और ईडी में क्या क्या इश्यूज हैं, उसकी फंक्शनिंग में क्या क्या इश्यूज हैं, जैसे लो कन्विक्शन रेट एटसेट्रा। फिर उस फंक्शनिंग की वजह से, ईडी की जो अभी करंट फंक्शनिंग है उसकी वजह से फेडरल प्रिंसिपल में क्या क्या दिक्कत आ रही है, वो उसको हमने देख लिया। ईडी की सक्सेसेस हमने देख ली। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन आए ईडी को लेकर के, चाहे रेगुलेटरी बॉडी वाले टॉपिक से आ जाए या फेडरल प्रिंसिपल से आ जाए या दोनों को वो कनेक्ट करके पूछ ले, नाउ यू हैव सफिशिएंट पॉइंट्स, n नंबर ऑफ पॉइंट्स टू राइट अ गुड आंसर। ठीक है, लास्ट में आप कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, है ना। मैं आपको बना बनाया कंक्लूजन भी दूंगा हर वीडियो के एंड में ऐसे, ताकि आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो, बहुत सारे एग्जांपल हो और लास्ट में कंक्लूजन हो। दैट ईडी प्लेज अ वाइटल रोल इन कॉम्बेटिंग फाइनेंशियल क्राइम बट इट्स फंक्शनिंग इज मार्ड बाय द इश्यूज लाइक low conviction rate, lack of transparency, and allegation of political bias. These challenges have strained federal harmony as seen as the cases like Tamil Nadu's PDS, Delhi excise policy, and National Herald investigation where opposition ruled states perceived ED action as a central overreach. ठीक है, तो एक बना बनाया आप कंक्लूजन पे लिख सकते हो। ठीक है, तो अब कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं। एंड आई वुड लाइक कि आप एक क्वेश्चन लिखें अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन इज दैट डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ ईडी, critically analyze its role in preventing financial crime, and its effect on India's federal structure.
I will share the model answer on Telegram group. You can have access from that Telegram group. Thank you so much.